बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर फाइन। आज के लेक्चर में मैं आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने लगी हूँ अबाउट सीएसएस। ठीक है, व्हाट इज़ सीएसएस क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सीएसएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें अपने चैनल पे, तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया आज। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सीएसएस से रिलेटेड हैं वो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगी। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन आ जाएगा सीएसएस से रिलेटेड, उसके बाद उसकी हिस्ट्री आ जाएगी, फिर हम देखेंगे कि किस किस को अपीयर होना चाहिए सीएसएस में। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स कौन से हैं, इसके अलावा जो लोकेशन होती है वो कैसे होती है, एग्ज़ामिनेशंस को डिस्कस करेंगे, टेस्ट सेंटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम देखेंगे, एलिजिबिलिटी क्या होती है। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास रिफॉर्म्स क्या हैं और अमेंडमेंट्स क्या हैं, मिसकंसेप्शंस क्या हैं सीएसएस से रिलेटेड, कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं और सिलेबस क्या होता है, पास्ट पेपर हम देखेंगे। इसके अलावा इसकी स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि कितने लोग अपीयर होते हैं हर साल और किस तरह से उसका परसेंटेज निकलती है और कैसे अप्लाई करते हैं और हाउ टू अपीयर फॉर सीएसएस। ठीक है, ये सारे टॉपिक हम लोगों ने आज क्या करने हैं, आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है कि ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं। इन्फॉर्मेशन इस तरह से शेयर की जाएगी कि अगर किसी को सीएसएस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि सीएसएस होता है क्या, उसके कुछ भी नहीं पता, तो वो ये वीडियो देखकर बहुत कुछ जान जाएगा। ठीक है, इसमें हम इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे सीएसएस से रिलेटेड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्कस करनी है। सीएसएस एग्ज़ाम जो होता है वो हमारे पास स्टैंड करता है किस चीज़ के लिए, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के लिए। ठीक है, सीएसएस हमारे पास क्या है, सीएसएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, जिसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज एग्ज़ाम। इसको हम मुकाबले का इम्तिहान भी कहते हैं। ठीक है, पहले ज़माने में इसको मुकाबले का इम्तिहान कहा जाता था। अच्छा, ये जो सीएसएस है, ये जो है जो इदारा कंडक्ट करवाता है सीएसएस के एग्ज़ाम्स, उसको क्या कहते हैं, एफपीएससी। एफपीएससी क्या है हमारे पास, एफपीएससी हमारे पास है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इसको कंडक्ट करवाती है। और जो हमारे पास एलिजिबिलिटी होती है ना, जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स हमारे पास सीएसएस के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो वो हमारे पास कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने सेकंड वीएन की होती है बैचलर डिग्री में। ठीक है, सेकंड वीएन मतलब कि हमारे पास उन्होंने 45% मार्क्स लिए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि इसके 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, सीएसएस के टोटल सब्जेक्ट्स कितने होते हैं, 12 सब्जेक्ट्स होते हैं। टोटल हमारे पास 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास जो होते हैं 6 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं, मतलब कि वो हर स्टूडेंट ने लाजमी वो सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होते हैं सीएसएस के, अगर उसने एग्ज़ाम देने हैं तो। इसके अलावा जो 6 सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पास कौन से होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये 6 सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी होते हैं, इसके हमारे पास 600 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 600 इसके मार्क्स होते हैं, हर पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, इनके भी हमारे पास 600 मार्क्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, मतलब कि मुकाबले का इम्तिहान होता है। पूरे पाकिस्तान में सब लोग चाहे किसी भी प्रोविंस के हों तो वो लोग ये एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो लोग ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो गवर्नमेंट उनको 17 स्केल के लिए 17 स्केल की उनको जॉब मिलती है और इनको रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, सेलेक्ट किया जाता है। तो 17 स्केल से लेकर 22 स्केल तक हम इन लोगों को जॉब मिलती है और वो 30 ईयर की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, 30 ईयर की सर्विसेज देते हैं अपने मुल्क और कौम के लिए। अच्छा स्टूडेंट्स, अब होता क्या है हमारे पास कि जो स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं उनकी सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो जब उनकी सिलेक्शन हो जाती है तो वो हमारे पास क्या करते हैं, उनको कहा जाता है सीएसपी। ठीक है, सीएसपी मतलब कि सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स जो होते हैं उनका पार्ट बनते हैं, पाकिस्तान सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान का पार्ट बन जाते हैं ये। ठीक है, तो सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सीएसपी हमारे पास है यहाँ पे, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अब हमारे पास क्या होता है कि ये ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बन जाते हैं, जिसके बाद इन्हें अथॉरिटी मिलती है और ये मुख्तलिफ़ इदारों में अपने मुतल्लिका जो हैं मुतल्लिका फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो बरसगीर में, पाक व हिंद में ब्रिटिश लेके आए थे। ठीक है, इन्होंने यहाँ मुकाबले का इम्तिहान इंट्रोड्यूस करवाया था
और जो सिविल सर्वेंट होते थे, इससे पहले क्या होता था कि ब्रिटिश ने तो ये आके इंट्रोड्यूस करवाया ये कॉन्सेप्ट ब्यूरोक्रेसी का, लेकिन इससे पहले ये होता था कि सिविल सर्वेंट जो होते थे ना वो सिविल सर्वेंट से पहले कॉन्सेप्ट से पहले ये होता था कि जो है अपने मंजूर नज़र लोगों को सल्तनत का काम दे देते थे लोग, और लेकिन अंग्रेज़ जो थे उन्होंने क्या किया था कि अपने साथ ये सिस्टम ले आए थे, और इस सिस्टम के आने से ये हुआ था कि जो भी काबिल शख्स होता था वो मेरिट की बुनियाद पे गवर्नमेंट के आला ओहदों तक पहुंच सकता था। ठीक है, तो ये जो एग्ज़ाम है ये सब कॉन्टिनेंट में पहले मशहूर था इंडियन सिविल सर्विस के नाम से। ठीक है, लेकिन जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के बनने के बाद इसका क्या नाम दे दिया गया, सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि सेंट्रल सुपीरियर सर्विस, इस नाम से इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, अच्छा, अब पाकिस्तान में CSS के इम्तिहान को खासी अहमियत हासिल है। ठीक है, CSS के ज़रिए पाकिस्तान की हुकूमती मशीनरी को चलाने के लिए होनहार नौजवानों को हर साल मुंतखब किया जाता है। हर साल हज़ारों लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, हज़ारों कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले हर तबके के पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ऊपर आएँ और आला मराद के साथ जो है गवर्नमेंट जॉब हासिल करके मुल्क और कौम की खिदमत करें। ठीक है, हर उस इंसान को, मेरे ख्याल में हर उस इंसान को CSS क्वालिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए जो इसकी सलाहियत रखता हो और जो बड़ा काम करने के लिए पैशनेट हो। अच्छा, अब CSS करने के बाद आप लोगों के पास क्या होता है कि आपके पास ओहदा आ जाता है, अथॉरिटी आ जाती है और एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, CSS क्लियर करने के बाद कैंडिडेट्स जिन महकमों में उन लोगों की एलोकेशन होती है उसमें शामिल हैं 12 तरह के ग्रुप। वो ग्रुप भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उन ग्रुप्स की लिस्ट ये है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉमर्स और ट्रेड ग्रुप। ठीक है, सेकंड ग्रुप आ जाता है हमारे पास फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम FSP भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन ग्रुप जो है हमारे पास थर्ड ग्रुप है। इसके बाद आ जाता है लैंड रेवेन्यू सर्विसेज और मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट। 6 ग्रुप है ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप और जिसको OMG भी कहते हैं, और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसको पास के नाम से भी पास के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ऑडिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज जिसको हम PAAS, इस तरह इनकी शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं कुछ इस तरह से, और पाकिस्तान कस्टम सर्विस, फिर पाकिस्तान सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान जो कि PSP है हमारे पास। इसके अलावा जो है पोस्टल ग्रुप है हमारे पास, फिर रेलवेज़ आ जाते हैं जिसमें कमर्शियल और ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप होता है हमारे पास। ठीक है, ये ग्रुप्स हैं हमारे पास। इन ग्रुप में हमारे पास एलोकेशन होती है उन कैंडिडेट्स की जो पास कर जाते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हैं। तो जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है ना वो उसके 4 हिस्से होते हैं। ठीक है, वो हिस्से कौन कौन से हैं हमारे पास, वो जो 4 हिस्से हैं वो हमारे पास ये हैं। ठीक है, द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शेल कंप्राइजेज द रिटर्न एग्जामिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न एग्जामिनेशन होता है, फिर हमारे पास मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, फिर इसकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट आ जाती है, उसके बाद वाइवा वॉस आ जाता है। ठीक है, रिटर्न एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जो कैंडिडेट्स ये एग्ज़ाम क्लियर करके पास होते हैं उनको जो है हमारे पास यहाँ पे एक लाहौर में एक सिविल सर्विस एकेडमी है। ठीक है, वहाँ पे उनकी ट्रेनिंग होती है और CSS के एग्ज़ाम जो हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लिए जाते हैं, जिसमें शामिल है एबटाबाद, भावलपुर, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, गिलगित, गुजरावाला, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, लड़काना, मुल्तान, मुजफ्फराबाद, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी, सरगोदा, सखरी। इन सब में जो है ना हमारे पास CSS के जो स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, अपीयर होते हैं इन सब एरिया से। ठीक है, तो हर एरिया में जो है यहाँ पे होता हमारे पास ये है कि CSS के एग्ज़ाम्स जो हैं स्टूडेंट्स जो हैं अपने अपने सेंटर में अपीयर होते हैं। ठीक है, अच्छा, CSS में अपीयर होने की एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट को जो है वो हमारे पास पाकिस्तान का जो है वो हमारे पास होना चाहिए, पाकिस्तान का क्या नाम है उसका, सिटीज़न होना चाहिए 1 नंबर। अच्छा, पाकिस्तान के सिटीज़न हो या फिर वो हमारे पास आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो है परमानेंट रेजिडेंट हो। ठीक है, ये 2 हमारे पास कंडीशन है, यानी कि पाकिस्तान के किसी भी प्रोविंस में या किसी भी रीजन से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट इस सर्विस के लिए CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, दूसरी चीज़ ये कि हमारे पास जो है कैंडिडेट जो होगा वो HEC से कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी, पाकिस्तान की कोई भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होगी, वहाँ से उसने बैचलर डिग्री ली हो 1 नंबर, बैचलर डिग्री ली हो उसने, और दूसरा नंबर ये कि उसकी सेकंड डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेकंड डिवीज़न होना ज़रूरी है।
सेकंड डिवीजन मतलब हमारे पास के 45% उसके मार्क्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। अच्छा, बैचलर डिग्री में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, बीए आ जाता है, बीएससी आ जाती है, ठीक है। 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है हमारे पास 14 इयर्स की क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो भी अच्छा है, लेकिन अगर किसी के पास बैचलर डिग्री जो है वो 3rd डिवीजन में है और मास्टर डिग्री में उसने हाई डिवीजन स्कोर कर ली है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीएसएस के लिए अप्लाई करने की जो एज लिमिट है ना, वो एज लिमिट हमारे पास क्या है, एज लिमिट है हमारे पास 21 से लेकर 30 इयर्स तक। 30 इयर्स तक ये हमारे पास सीएसएस की एज लिमिट है, ठीक है। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे कि जो कुछ कैंडिडेट्स होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या कोई रिकॉग्नाइज्ड ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज लिमिट है ना वो 2 साल की रिलैक्सेशन होती है, ठीक है। यानी कि वो हमारे पास 32 साल की उम्र तक अपेयर हो सकते हैं। और तमाम कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, सीएसएस की टोटल कितनी अटैम्प्ट दे सकते हैं, 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं। सीएसएस की टोटल 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं वो स्टूडेंट्स। यानी आप क्वालिफाई नहीं करते हो, अगर आप 3 बार सीएसएस की अटैम्प्ट दे सकते हो तो चौथी बार आप क्वालिफाई नहीं करोगे, चौथी बार आपको परमिशन नहीं होगी कि आप सीएसएस का एग्ज़ाम दो, ठीक है। तो तमाम बैकग्राउंड के स्टूडेंट सीएसएस में अपीयर हो सकते हैं, चाहे आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी डिग्री आपने की हो, चाहे आपने मास्टर किया हो जूलॉजी में, इकोनॉमिक्स में आपने मास्टर किया हो या आपने साइंस में, फिज़िक्स में, किसी भी चीज़ में आपने लोगों ने मास्टर किया हो, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अच्छा, सीएसएस इंतहाई मुश्किल या नामुमकिन चीज़ नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपकी कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन डिमांड करता है सीएसएस। आपको 6 माह से 1 साल तक खालिस जो है ना सीएसएस की प्रिपरेशन करनी होती है। सीएसएस की अच्छी तैयारी के लिए आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, राइटिंग स्किल्स के साथ साथ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ आपकी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश के साथ आपकी स्टडी हैबिट्स होनी चाहिए। स्टडी हैबिट्स के साथ आपकी होना चाहिए कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है सीएसएस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास मैटर करती हैं। राइटिंग स्किल्स भी है हमारे पास, राइटिंग स्किल्स अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब कि आपका इंग्लिश बैकग्राउंड अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सीएसएस कोई बहुत मुश्किल इंग्लिश नहीं चाहिए होती, सिर्फ आपकी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए। अब सीएसएस के रिटन पार्ट के हमारे पास जो है ना, रिटन पार्ट के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं। रिटन एग्जामिनेशन के सीएसएस के 2 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें हमारे पास पहला पार्ट क्या होता है, हमारे पास सीएसएस एग्जामिनेशन का पहले पार्ट में कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे पास, मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास है रिटन पार्ट। कंपलसरी सब्जेक्ट्स 600 मार्क्स के हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर इसमें दिखाई दे रहा होगा। तो अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहला सब्जेक्ट जो होता है इंग्लिश मार्क्स का होता है। ए पार्ट में हमारे पास जो है 6 कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं और जो बी पार्ट होता है हमारे पास रिटन एग्जामिनेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक ए और एक बी। ए पार्ट में हमारे पास कंपलसरी सब्जेक्ट्स होते हैं, कंपलसरी 6 सब्जेक्ट्स होते हैं जो मैंने आपको बताए थे अभी। उसमें पहला आ जाता है इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स का होता है, जो कि हमारे पास क्या है, मैं आप लोगों को इंग्लिश का भी थोड़ा सा सिलेबस दिखा देती हूँ। इंग्लिश ऐसे का, ये हमारे पास इंग्लिश ऐसे है हमारे पास, ठीक है, इसका पेपर है। तो इंग्लिश ऐसे का पेपर है और यहाँ पे हमारे पास 10 क्वेश्चन है। इसमें से आप लोगों ने कोई एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, जिसके हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100 होते हैं, ठीक है। तो ये 100 मार्क्स का होता है। आप इसमें से आपको जिसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक आपको सूटेबल लगता है, तो आप लोग वो वाला टॉपिक चूज़ कर सकते हो। इस तरह का हमारे पास इंग्लिश ऐसे का पेपर होता है, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसे का पेपर हो गया, फिर हमारे पास आ जाता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। प्रेसी एंड कंपोजिशन का भी मैं आपको पेपर दिखा देती हूँ किस टाइप का आता है हमारे पास। प्रेसी एंड कंपोजिशन में ये होता है हमारे पास, आपके पास पहले पार्ट में आ जाती है जी 100 मार्क्स का। ये भी होता है हमारे पास, जिसमें से हमारे पास एक पार्ट में आ जाता है प्रेसी राइटिंग आ जाती है आपके पास 20 मार्क्स की। फिर आपके पास रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाती है 20 मार्क्स की। तीसरे पार्ट में ग्रामर और वोकैबुलरी आ जाती है, जिसमें आपके पास ग्रामर से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे, सेंटेंसेस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, पंचुएशन, मतलब कि ये पार्ट ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, फ्रेजल वर्ब आगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। फिर हमारे पास आ जाता है 10 नंबर का, हमारे पास आ जाता है सेंटेंस करेक्शन। सेंटेंस की करेक्शन आप लोगों ने करनी है। आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो सेंटेंस करेक्शन अच्छी हो जाएगी। पंचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर आपके पास आ जाती है जी ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं 10 मार्क्स की। और फिर आपके पास आ जाता है छठा पार्ट जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाता है। और एंड पे आपके पास आ जाती है ट्रांसलेशन। अच्छा, इसी तरह से आपको अगर आप PSC की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये सिलेबस भी मिल जाएगा ईजीली। और आपके पास ये जो लास्ट पार्ट होता है वो ट्रांसलेशन का होता है, जिसमें 10 मार्क्स होते हैं, ठीक है। 10 शॉर्ट क्वेश्चन दे दिए गए होते हैं, जिसके आपने स्ट्रक्चरल कंपोजिशन बनानी होती है और जो टर्म्स होती हैं उनका इडियोमेटिक का आपने एक्सप्रेशन देने होते हैं, ठीक है। और ये आपके पास रिक्वेस्टेड रीडिंग से, मतलब ये रिकमेंडेड बुक्स आपको बता देते हैं। ये
जिसमें रेमंड मर्फी की है हमारे पास, इंग्लिश ग्रामर एंड न्यूज़, और इसी तरह से और बहुत सारी, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा पेपर हो गया है कंपलसरी, ठीक है। इंग्लिश ऐसे और इंग्लिश पैसेज कंपोजिशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास। और तीसरा सब्जेक्ट आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी। जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो हमारे पास होता है पेपर, वो भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें 20 हमारे पास MCQs होते हैं, उनके मार्क्स होते हैं। अच्छा, फिर 60 मार्क्स का ये पार्ट आ जाता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास फिजिकल साइंसेज आती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पे आ जाती हैं बायोलॉजिकल साइंसेज, तीसरे नंबर पे इन्वायरमेंटल साइंसेज आ जाती हैं, और चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाता है, चौथे नंबर पे हमारे पास आ जाती है फूड साइंसेस, ठीक है। ये 4 साइंसेस हमारे पास होती हैं। ये जनरल साइंस और एबिलिटी का हो गया पेपर। फिर आता है हमारे पास करंट अफेयर्स। अच्छा, करंट अफेयर्स में हमारे पास क्या होता है कि जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब कि आजकल क्या हो रहा है पाकिस्तान में, इस तरह से पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स हो गए, फिर पाकिस्तान में जो है उसके इंटरनेशनल रिलेशंस किस तरह से चल रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे हैं पाकिस्तान के। अच्छा, 20 मार्क्स का पाकिस्तान डोमेस्टिक अफेयर्स से आ जाता है, 40 मार्क्स का जो है हमारे पास पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं, जिसमें उसके नेबर्स के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, ठीक है। या जितनी भी रीजनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN हो गया, सार्क हो गया, और OIC हो गया, इन सब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ग्लोबल इशूज़, ठीक है। ग्लोबल इशूज़ में जितने भी हैं, जैसे कश्मीर इशू है, पैलेस्टीन इशू है, और हमारे पास जो है ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इस तरह से ये सारे टॉपिक्स कवर करता है करंट अफेयर्स का पेपर। करंट अफेयर्स का हमने डिस्कस कर लिया। चौथा पेपर, पांचवा पेपर जो होता है वो हमारे पास होता है जी पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर्स का जो है पेपर हमारे पास ये है पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर। इसमें जो है टोटल 28 टॉपिक्स होते हैं, जिसमें जो पाकिस्तान से रिलेटेड करते हैं। टोटली इसमें पाकिस्तान अफेयर्स से रिलेटेड होता है। पाकिस्तान की हिस्ट्री होती है, पाकिस्तान का जो आफ्टर हिस्ट्री जो है हमारे पास, पार्टीशन के बाद हमारे पास उसका क्या था, और इस तरह से पार्टीशन के ये 28 टॉपिक्स हैं इसमें। इसके अलावा हमारे पास रिकमेंडेड बुक्स हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमने यहाँ से कवर करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है छठा जो है वो इस्लामिक स्टडी का पेपर। इस्लामिक स्टडी के पेपर जो है हमारे पास ये चीज़ें कवर करता है। इस्लामिक स्टडी में हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम आ जाता है। अच्छा, सीरत नबी की स्टडी आ जाती है इसमें। इंग्लिश में आप लोग चाहो तो अटैम्प्ट कर सकते हो, उर्दू में चाहो तो अटैम्प्ट कर सकते हो, जो जिस आपकी अपनी लैंग्वेज सेलेक्शन है, जो जिस लैंग्वेज में आप लोग बेटर हो तो आप वही चूज़ कर सकते हो। ह्यूमन राइट्स और स्टेटस, इसी तरह से इस्लामी सिविलाइजेशन और कल्चर, इस्लाम ऑफ द वर्ल्ड, इस्लाम एंड द वर्ल्ड और इस्लाम, इस तरह से पाकिस्तान पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन इस्लाम और इस्लामिक कोड ऑफ लाइफ। ये 7 टॉपिक है हमारे पास। 7 टॉपिक इंग्लिश में और ये इसी तरह उर्दू में, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कवर किया हुआ है। और ये हमारे पास सजेस्टेड रीडिंग्स रिकमेंड करता है जो FPSC के, ये रीडिंग आप लोगों ने करनी है। ये इस्लामिक स्टडी का हो गया। इस तरह से इस्लामिक स्टडी का पेपर होता है आपके पास FPSC से। आपको उसकी वेबसाइट से आपको इस तरह के ये पास पेपर भी मिल जाएंगे। ये आपके पास पास पेपर होते हैं, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये हमने 6 जो हैं वो सब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिए जो कि कंपलसरी हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने किस तरह से सिलेक्ट करने हैं। टोटल आपके पास 7 ग्रुप होते हैं। 7 ग्रुप में से आप लोगों ने जो पहला ग्रुप है वो आपके पास क्या है, हमारे पास ये जो पहला ग्रुप है इसमें आपके पास कुछ इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन। ये हर सब्जेक्ट जो है 200 मार्क्स का होता है। इसमें से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 200 मार्क्स का ओनली 1 सब्जेक्ट, ठीक है। फिर दूसरा जो ग्रुप आ गया, इसमें से आपने कोई से 2 सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं, 100 नंबर का एक, ठीक है। तो अगर 200 मार्क्स का आप सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो वो आप एक ही करेंगे, या फिज़िक्स करेंगे या केमिस्ट्री करेंगे, ओके। तो ये आपके पास हो गया दूसरा ग्रुप। अच्छा, जो 200 मार्क्स के जो सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें होता ये है कि हमारे पास एक सब्जेक्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है और दूसरा भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। और हर सब्जेक्ट को जो है अटैम्प्ट करने के लिए आपके 3 आवर्स का टाइम होता है। ये हो गया हमारे पास दूसरा ग्रुप। तीसरा ग्रुप हमारे पास जो है वो है हमारे पास ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास 100 मार्क्स के तीसरे ग्रुप में आपके पास जो है सब्जेक्ट्स डिवाइड है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, इसी तरह से एक सब्जेक्ट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। चौथा ग्रुप है हमारे पास, इसमें हिस्ट्री ऑफ USA, ये सारी हिस्ट्रीज आ जाती। इसमें से भी आप लोगों ने कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। आपको साथ ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, यहाँ से एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। ग्रुप 5 में भी आपने एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। ग्रुप 6 में से भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, जिसमें लॉ से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो जो ग्रुप 7 है हमारे पास वो कौन सा है,
ग्रुप 7 जो है हमारे पास वो है आपके पास ये सोशल साइंसेज से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास लैंग्वेजेस आ जाती हैं, सिंधी, पश्तो, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, ये सारी जो हैं सोशल साइंसेज हैं। इसमें से आपको ये सारे ग्रुप चूज़ कर सकते हो, एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। ओके, ये हो गया हमारे पास जी जो है CSS का एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, रिटन एग्ज़ामिनेशन। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास 24 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है हर सब्जेक्ट में, और कंपलसरी सब्जेक्ट्स में जो है हमने लेने होते हैं। कंपलसरी सब्जेक्ट्स में हम आप लोगों ने मार्क्स कितने लेने होते हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट में 40% मार्क्स लेने होते हैं आप लोगों ने। ये कंपलसरी सब्जेक्ट की कंडीशन है, ठीक है। अगर आप 40% मार्क्स लोगे तभी आप पास होगे। कंपलसरी सब्जेक्ट जो फर्स्ट 6 सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे उसमें आपने 40% मार्क्स लेने होते हैं, जबकि आपने ऑप्शनल में क्या करना है जी? ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप लोगों ने लेने हैं 33% मार्क्स। 33% मार्क्स अगर आप लोग ले लेते हो तो आप पास हो। ओके, ये होगी हमारे एक सब्जेक्ट कंपलसरी और जो है हमारे पास ऑप्शनल, ठीक है। अब स्टूडेंट की मर्ज़ी है, ऑप्शनल में से 7 ग्रुप में से कोई भी आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर लो। 600 मार्क्स के सब्जेक्ट आप लोग चूज़ कर लेते हो। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 200 नंबर के होते हैं, उनके 2-2 पेपर होते हैं, और जो हमारे पास 100 नंबर का एक पेपर होता है, और 3 घंटे हमें जो हैं रिक्वायर होते हैं, जो कि हमें चाहिए होते हैं 3 घंटे एक पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। तमाम सब्जेक्ट में जो है ना हमारे पास मार्क्स जो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है, सिवाय ऐसे के ऐसे में आपके पास ऑब्जेक्टिव नहीं होता, और प्योर मैथमेटिक्स में और अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, ठीक है। बाकी आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में 33% मार्क्स ले लिए तो आप लोग उसमें क्लियर कर गए हो, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ें आ जाती हैं वो कौन सी हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि आपकी ग्रेजुएशन किस में है। अच्छा, ग्रेजुएशन एक ये आपने ज़हन में बात रखनी है, आपने किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है। दूसरा ये कि उससे रिलेटेड सब्जेक्ट चूज़ करें। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट चूज़ किया था उससे रिलेटेड सब्जेक्ट होना चाहिए। और इसके अलावा आपका इंटरेस्ट भी मैटर करता है कि किस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है। फिर आपका ये भी देख सकते हैं कि मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा होता है, आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अच्छा, CSS में ओवरऑल जो है ना आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। यानी कि कंपलसरी के 40% मार्क्स हो गए और हमारे पास ऑप्शनल के 33% मार्क्स हो गए। इनके साथ जो है इसके अलावा ओवरऑल भी आपके 1200 में से 600 से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए तो ये आप पास होंगे, ठीक है। CSS के तमाम सब्जेक्ट्स का कंपलसरी और ऑप्शनल का सिलेबस और रिकमेंडेड बुक्स FPSC की वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप डिटेल से इन्हें गो थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, 2017 से लेकर 2022 तक जो सारे पेपर्स हैं तमाम सब्जेक्ट्स के पास्ट पेपर FPSC की वेबसाइट से आपको मिल जाएंगे। आप इन्हें ज़रूर एक बार देख लें, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि CSS में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि CSS के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो नवंबर के महीने में होती है। अच्छा, रिटन एग्ज़ामिनेशन जो है वो फरवरी में होते हैं। रिटन जो हमारे पास आ जाता है फरवरी में, और जो एप्लीकेशन सबमिशन है वो आ जाती है नवंबर में, ठीक है। ये हमारे पास 2 महीने होते हैं ये अप्लाई करने से लेकर हमारे पास एग्ज़ाम तक, ठीक है। तो अप्लाई करने का तरीका इस तरह से होता है कि आपको FPSC की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है, ठीक है। वहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तो आप CSS के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपने अपनी जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है उसका प्रिंट आउट निकालना होता है। तो ये होता है, ये सारा जो प्रोसेस है मैंने आपको आज बताया CSS से रिलेटेड। और बाकी आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो बाकी आपसे कोई भी क्वेश्चन करना है मुझसे CSS से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आपको आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर होंगी। और अगर आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं, इजी लग रही है, अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किए हैं। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आती रहती हूँ, ऐसे लेक्चर, ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आती रहती हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको NTS से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी आपको, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।